हेलो एवरीवन, दिस इज़ पृथ्वीराज फ्रॉम कॉमर्स फाउंडेशन इंस्टीट्यूट। हम लोगों का चैप्टर चल रहा है गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, क्लास 12th इकोनॉमिक्स में। हम उसी के बाद ही सेकंड कंटेंट आज पढ़ने वाले हैं। हमने पढ़ा था सबसे पहले बजट फर्स्ट क्लास में, बजट के ऑब्जेक्टिव। उसके बाद पढ़ा था बजट के दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो रिवेन्यू बजट, एक कैपिटल बजट। और लास्ट वाली क्लास में हमने कवर किया था रिवेन्यू बजट। आज हम कवर करेंगे सेकेंड कंपोनेंट ऑफ बजट, दैट इज़ योर कैपिटल बजट। कैपिटल बजट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कैसे कैपिटल बजट बनता है, कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड करनी पड़ती हैं कैपिटल बजट बनाते टाइम, मतलब कैपिटल बजट के सब पार्ट क्या क्या होते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कैपिटल बजट कहते किसको है, मतलब कैपिटल बजट में आएगा क्या क्या। उसके पार्ट तो बाद में पढ़ेंगे, रिसीट और एक्सपेंडिचर, वो तो हमें पता ही है कि हर बजट के दो पार्ट होते हैं। अगर कैपिटल बजट है तो कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। रिवेन्यू बजट जो लास्ट क्लास में कवर किया था उसमें रिवेन्यू रिसीट और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर था। वो तो हमें पता ही है कि एक्सपेंडिचर और रिसीट दो पार्ट होंगे। लेकिन कैपिटल बजट में मोटा मोटा बताओ तो होता क्या है। देखो, कैपिटल बजट के अंदर ना वो सारे आइटम्स कवर होते हैं जिससे सरकार की एसेट या लाइबिलिटी चेंज हो जाए। चेंज मतलब इट कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज, कुछ भी हो सकता है। अगर वो तो डिपेंड करता है कि वो रिसिप्ट है या फिर वो एक्सपेंडिचर है, इंक्रीज डिक्रीज होने से। ऐसे ही लाइबिलिटी या तो डिक्रीज हो जाए या लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाए, ये भी कैपिटल बजट का ही पार्ट होता है। तो उसका मतलब सर, कैपिटल बजट में वो चीज़ें आती हैं जिनसे गवर्नमेंट की एसेट या गवर्नमेंट की लाइबिलिटी, इट कैन बी डिक्रीज और कैन बी इंक्रीज, दोनों में से कुछ भी हो सकती है। वो आपका कैपिटल बजट का पार्ट बनता है, वो वाला अमाउंट, वो वाली पॉलिसीज। अब देखो, उसके बाद वही लिखा हुआ है, कैपिटल बजट कंसिस्ट ऑफ कैपिटल रिसीट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल बजट था तो रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर के सामने कैपिटल वर्ड जोड़ दिया। रिवेन्यू बजट होता तो रिवेन्यू लिख देता, खाली बजट होता तो कुछ भी नहीं लिखता, खाली रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर लिखता। ये सारी चीज़ें हैं। अब देखो, कैपिटल रिसिप्ट फर्स्ट पार्ट जो कैपिटल बजट के अंदर होता है, कैपिटल रिसिप्ट। ये क्या होता है? देखो, अगर गवर्नमेंट को एसेट बेचने से पैसे मिलते हैं, भाई कैपिटल रिसिप्ट का मतलब पैसे आ रहे हैं, वही तो रिसिप्ट होती है ना, पैसे का मिलना, रिसीव होना, वही तो रिसिप्ट होती है। सो गवर्नमेंट को अगर एसेट को बेचने से, डिसइन्वेस्टमेंट करने से, गवर्नमेंट की कोई MTNL का कोई ऑफिस था, कोई बिल्डिंग थी, वो गवर्नमेंट ने बेच दी। गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान पेट्रोल पंप को कोई पेट्रोल पंप बेच दिया। अगर गवर्नमेंट ने BSNL के कोई टावर बेच दिए, अगर ये सारे काम करने से सरकार को जो पैसे मिलते हैं वो होती है कैपिटल रिसिप्ट। क्यों? क्योंकि अब गवर्नमेंट की एसेट कम हो गई ना। अगर गवर्नमेंट ने कोई अपनी कंपनी, कोई अपना डिपार्टमेंट, कोई अपनी बिल्डिंग को बेच दिया तो उसकी एसेट डिक्रीज हो गई ना। वो डिक्रीज होने से जो पैसे मिले वो गवर्नमेंट की कैपिटल रिसिप्ट होती है। दूसरी चीज, दूसरा पार्ट क्या होता है इसका? अगर गवर्नमेंट की लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, लाइबिलिटी इंक्रीज मतलब गवर्नमेंट ने किसी से लोन उधार लिया, मतलब पैसे अगर उधार लिए, लोन लिया, तो वो क्या करेगा? सरकार को पैसे तो मिल जाएंगे, अमाउंट तो रिसीव हो जाएगा, लेकिन उसकी वो लाइबिलिटी को इंक्रीज कर देगा ना, तो वो आपका कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट बनता है। तो कैपिटल रिसिप्ट के मैंने आपको दो तरीके कैसे बताए। एक तो वो जब सरकार की एसेट कम हो जाए, सरकार अपना कोई प्रॉपर्टी, अपनी कोई संपत्ति को बेच दे, या फिर सरकार लोन ले ले, पैसे उधार ले ले, तो उससे लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। वो दोनों चीज मिला के आपका कैपिटल रिसीट बनती है। आइदर डिक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन लाइबिलिटी, वो आपकी होती है कैपिटल रिसिप्ट। अब देखो आगे, इसके आगे नीचे ना सब पॉइंट दिए होंगे, 3 सब पॉइंट है, बोरोइंग, रिकवरी ऑफ लोन और अदर रिसीट। इसको डिटेल में पढ़ते हैं क्या क्या चीज होती है। देखो, बोरोइंग का मतलब क्या होता है सर? बोरो का मतलब होता है, बोरो का मतलब उधार लेना। बिल्कुल ठीक बात है, बोरो का मतलब उधार लेना, क्रेडिट पे पैसा लेना। ठीक है सर। अब देखो, इस बोरोइंग में 3 चीजें होती हैं, मैंने आपको हिंदी में भी लिखा हुआ है, ताकि ना जो चीज़ मेरे को लगती है ना कि आपके कॉमन बिजनेस से, जो चीज़ें आपके सराउंडिंग में होती हैं, आप उनसे अलग है, कोई नई चीज़ पढ़ रहे हो, उसके साथ आप थोड़े से और फैमिलियर हो जाओ, वो चीज़ें आपको दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। इसलिए मैं ट्राई करता हूँ ना उसको हिंदी में भी लिखने की, थोड़ी सिंपल कीवर्ड बनाने की, ताकि वो चीज़ें इंग्लिश में समझ में नहीं आ रही तो कम से कम हिंदी समझ के आपके दिमाग में फिट हो जाए। सबसे पहले देखो, आपकी बात करता हूँ या मैं अपनी बात करता हूँ, किसी की भी बात कर लो। 3 तरीके से हम लोग पैसे मांगते हैं अगर हमें पैसों की जरूरत पड़ती है तो। सर कैसे कैसे मांगते हैं? सबसे पहले तो भैया मांगेंगे अपने घर में पैसे।
अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ती है, मुझे जरूरत पड़ती है, मैं सबसे पहले अपने घर में पैसे मांगता हूँ, ठीक है। घर वाले नहीं देते तो बाहर वालों से मांगता हूँ। बाहर वाले मतलब कोई भी, जैसे अपने आस पड़ोस के कोई चाचा ताऊ वगैरह या फिर कोई अंकल वगैरह होगा, उनसे पैसे मांगता हूँ। वो भी नहीं देंगे तो सर घर वाले भी काम नहीं आ रहे, बाहर वाले भी काम नहीं आ रहे, तो फिर जो काम आएगा वो आएगा दोस्त, फ्रेंड। हाँ, वो बाहर का होके भी अपना होता है, ठीक है। तो फिर हम किससे पैसे मांगेंगे? अपने दोस्तों से पैसे मांगते हैं। सेम काम गवर्नमेंट करती है, उसमें कोई इतना बड़ा लॉजिक नहीं है कि मैं आपको बोरोइंग के 3 पॉइंट रटवाने बैठ जाऊं कि भैया ये देखो ये 3 पॉइंट होते हैं। जो काम आप करते हो लाइफ में, भाई पैसों की जरूरत पड़ी, अपने घर में मांगे, मम्मी पापा से, बड़े भाई से, बहन से, नहीं दिए पैसे, बाहर वालों से मांगे, ताऊ के लड़के से, चाचा के लड़के से, अपने अंकल से, आंट से, किसी से भी, उन्होंने भी नहीं दिए, तो फिर पैसे मांगे किससे? अपने दोस्तों से। वही काम गवर्नमेंट करती है। पहले पैसे मांगे गवर्नमेंट ने अपने घर में, अपने घर में गवर्नमेंट का बैंकर्स बैंक, आपको समझाया था ना मैंने जब मैं आपको बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग यूनिट में करा रहा था, सेंट्रल बैंक का फर्स्ट सेकंड फंक्शन बैंकर्स बैंक, वो सॉरी बैंकर्स बैंक नहीं, गवर्नमेंट बैंक। गवर्नमेंट बैंक जब मैं आपको करा रहा था, वहां पे क्या कराया था मैंने कि गवर्नमेंट बैंक शॉर्ट टर्म क्रेडिट, शॉर्ट टर्म लोन देता है गवर्नमेंट को। आपको इवन मैंने आरबीआई की बैलेंस शीट का एनेक्सर भी दिखाया था, आपको याद हो तो, उस वाली क्लास में, कि देखो इतने पैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सरकार को लोन के दिए हुए हैं। वही तो चीज़ है ये। अगर अपने घर में पैसे मांगेंगे, किससे पैसे मांगेंगे? फ्रॉम आरबीआई। उसको बोलते हैं अपने घर में पैसे मांगना, क्योंकि आरबीआई तो हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक है, विदेशी तो है नहीं, अपने घर में पैसे मांग रहा है। अपने घर में पैसे मांगते हैं किससे? आरबीआई से। उसके बाद में फ्रॉम आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब हम घर के बाहर चले गए, वर्ल्ड बैंक, एशिया डेवलपमेंट बैंक, एडीबी। अगर हम इन लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं, इनसे पैसे मांगते हैं, तो उसको बोलते हैं बाहर वाले लोगों से मांगना। भाई आरबीआई से मांगे, आरबीआई ने जितने देने थे दिए या फिर मना कर दिया, तो अब इंडियन गवर्नमेंट कहाँ जाएगी? इंडियन गवर्नमेंट बाहर जाएगी पैसे मांगने, एडीबी से, आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, उनसे पैसे मांगेगी। अगर उन्होंने भी दे दिया या फिर भी हमें और पैसे चाहिए थे, उन्होंने देने से मना कर दिया, तो किसके पास जाएंगे? फिर हम नमस्ते इंडिया करेंगे, नहीं नमस्ते ट्रंप करेंगे। मतलब सर, मतलब ना हम अपने फ्रेंडली कंट्री से मांगेंगे पैसे। किससे? हम लोग अमेरिका के पास जाएंगे, वहाँ पे जाके हाउडी हाउडी करेंगे, या फिर यहाँ के नमस्ते ट्रंप करेंगे। हम लोग जापान के पास जाएंगे, उनसे पैसे मांगेंगे। हम लोग उनको रिपब्लिक डे पे बुलाएंगे, हम लोग उनको चीफ गेस्ट बनाएंगे, थोड़ी उनके साथ ना फ्रेंडशिप बढ़ाएंगे, ताकि क्या हो, जब पैसों की जरूरत पड़े तो वो लोग मना कर सकें। यही तो होता है, जब भी आप लोग अपने दोस्तों से पैसे मांगते हो तो पहले उससे हालचाल पूछते हो, उसको टाइम पे बर्थडे विश करते हो। अगर आपको लगता है ना कि हाँ ये बंदा हमारे काम आ सकता है, आप लोग क्या करते हो? उसको बर्थडे को टाइम, मतलब अपना याद हो या ना हो, पर उसका याद होना चाहिए। आप लोग उसको टाइम से उसका बर्थडे विश करते हो। उसके बाद में हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली टाइम से उसको मैसेज करते हो। उसको बीच में हफ्ते में 1-2 बार फ़ोन करके पूछते रहते हो, ताकि आपको ये लगे कि हाँ ये हमारे काम आने वाला है, इससे ज़रूरत पड़ेगी। तो वही तो करती है हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी। अगर हमें ऐसा लगता है ना कि हाँ ये कंट्री हमारी हेल्प कर सकती है, अगर फ्यूचर में पैसों की ज़रूरत पड़ी तो, या किसी भी चीज़ में ज़रूरत पड़ी तो हम लोग क्या करते हैं, उनके साथ ना एक फेवरेबल नेशन वाला एक रवैया अपनाते हैं, ताकि हाँ जब पैसों की ज़रूरत पड़े तो ये बैक स्टेप ना हो जाए। तो कुल मिला के 3 तरीके से पैसे बोरो करते हैं। आरबीआई से अपने घर में पैसे मांगना बाहर वालों से, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एडीबी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिनको बोलते हैं, वो भी नहीं देंगे या मना कर देंगे या कम देंगे, तो फिर अपने दोस्तों से पैसे मांगते हैं। ठीक है सर क्या दोस्त बाहर वाले नहीं होते? दोस्त बाहर वाले होके भी अपने होते हैं, तो वो बाहर वाले कैटेगरी में नहीं आते, वो अपने ही होते हैं, तभी पैसे दे देते हैं वो। उसके बाद में देखो सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, रिकवरी ऑफ लोन। ये क्या होता है सर? जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट किसी स्टेट गवर्नमेंट को या किसी भी यूनियन टेरिटरी को या किसी और एंटरप्राइज को जब लोन देती है, उसके बदले में उनको पैसे भी तो मिलेंगे ना, उसके बदले में वो रिकवरी भी तो करेगी ना। ऐसा तो है नहीं बस वन वे थोड़ी ना है कि लोन देते जाएंगे, विजय माल्या थोड़ी ना है कि लोन लेके भाग जाएंगे, ऐसा थोड़ी ना होगा। जो स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन टेरिटरी को जो लोन देगी सरकार, कल को वापस भी तो मिलेगा ना। तो जब उस लोन की रिकवरी होगी, जब वो स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी जब वापस देगी लोन, तो उस केस में क्या होगा सर? उस केस में ना वो कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगी। कैपिटल रिसिप्ट क्यों सर? इसका एग्जांपल बताओ ना, क्यों होगी कैपिटल रिसिप्ट? आपने तो बोला था एसेट का गिरना, डिक्रीज होना और लायबिलिटी का इंक्रीज होना, ये होती है कैपिटल रिसिप्ट। एक बात बताओ,
अगर आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो इसको बहुत अच्छे से समझ पाओगे। अकाउंट्स में आपने बैलेंस शीट बनाई होगी ना? हाँ जी सर बनाई है। बैलेंस शीट के दो पार्ट होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, अब आपकी लेफ्ट राइट क्या होगा वो छोड़ो, एसेट और लाइबिलिटी होती है। हाँ जी सर एसेट लाइबिलिटी होती है। जो एसेट साइड में आता है, एक बात बताओ, मैंने अगर आपको लोन दिया तो मेरी वो एसेट में आएगा लाइबिलिटी में आएगा? सर अगर आपने लोन दिया ना तो आपकी तो एसेट बनेगी, क्योंकि आपने तो मुझे लोन दिया है ना, तो आपके लिए तो एसेट बनेगी। आपके लिए तो एक तरीके से अगर मैं बोलूँ तो डेटर की तरह काम करूंगा कि फ्यूचर में आपको पैसे मिलेंगे लोन एंड एडवांसेस में। हाँ जी सर ठीक है। जब आप वो पैसा मुझे वापस कर दोगे, जब वो पैसा मेरे पास आ जाएगा, तो क्या फिर भी वो आपके नाम से डेटर लोन एंड एडवांसेस वहां पे शो करेगा? नहीं सर, फिर थोड़े ना मैं आपको दोबारा पैसे दूंगा अगर एक बार दे दिए तो इसका मतलब जब मुझे आप लोन की रीपेमेंट कर दोगे, जब मेरे पास पैसा वो आ जाएगा तो मेरी एसेट कम हो जाएगी ना, क्योंकि अब थोड़ी ना वहां पे तुम्हारा नाम शो करेगा कि मुझे आपसे पैसे लेने हैं। वही काम यहाँ पे है। देखो, जब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन टेरिटरी को लोन देती है और जब थोड़े टाइम के बाद वो वापस से रिटर्न कर देते हैं पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो उनकी एसेट कम नहीं हो जाती? सर बिल्कुल हो जाती है, तभी यहाँ पे लिखा हुआ है अदर रिसीट। अदर रिसीट में क्या लिखा हुआ है सर ध्यान से देखना। और कौन सी रिसीट होती हैं? सबसे पहला लिखा हुआ है डिसइन्वेस्टमेंट करना। हिंदी में लिखा हुआ है, एक बार में समझ जाओगे, अंग्रेजी में वर्ड 50 बार पढ़ोगे तो भी समझ में नहीं आएगा। आ जाएगा कुछ बच्चों को, ये नहीं कहता कि सारे नालायक होते हैं, लेकिन उतनी जल्दी ना ये वर्ड जो भारी भरकम वर्ड होते हैं ना, जो कभी नहीं सुने होते, ये वर्ड दिमाग में फिट नहीं बैठते। उसके लिए ना मेरे को सिंप्लीफाई लैंग्वेज यूज करनी होती है। सरकारी संपत्ति को बेच देना, बस आ गया समझ में, कुछ मत बोलो, हमें आ गया। सरकारी संपत्ति को बेच देना मतलब जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज होती, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होते, पीएसयू, या जो पब्लिक इंटरप्राइजेज होती हैं, उनको जब सरकार बेच देती है उनकी प्रॉपर्टी को, उनकी कोई ब्रांच बंद कर दी, उनकी कोई बिल्डिंग बेच दी, कोई जमीन थी उनकी वो बेच दी, कोई उनके फर्नीचर को बेच दिया। फर्नीचर बड़ा छोटा चीज़ है, कोई उनकी बिल्डिंग, कोई डिपार्टमेंट, कोई ब्रांच, कोई प्लांट, वही सेल कर दिया, वही बेच दिया। बीएसएनएल के टावर बेच दिए। वो सारी चीज़ें आपकी डिसइन्वेस्टमेंट में आती है। इन्वेस्टमेंट का मतलब खरीदना। अगर आपने कोई फ्लैट खरीदा, मकान खरीदा, कोई प्रॉपर्टी खरीदी, वो आपने इन्वेस्ट किया, आपने बेच दिया तो डिसइन्वेस्टमेंट की है। सरकार अपने तो बेच सकती है ना, मेरा और आपका घर थोड़ी ना बेच सकती है, वो उसके ऊपर तो ओनरशिप मेरी और आपकी है, आपके घर पे आपकी, मेरे वाले घर पे मेरी, मतलब हमारे फादर्स की। तो ऐसे ही होता है, क्या है ना कि सरकार जब अपनी ओनरशिप में पब्लिक कंपनियां, जो सरकारी कंपनियां हैं, जिसका मालिकाना हक, जिसकी ओनरशिप सरकार के पास होती है, जब सरकार उसको बेचती है ना तो वो डिसइन्वेस्टमेंट होती है। बेचने से क्या होगा? एसेट कम हो जाएगी। एसेट कम हो जाएगी, वही तो आपकी कैपिटल रिसिप्ट होती है जब एसेट कम हो जाए तो। उसके बाद में स्मॉल सेविंग। स्मॉल सेविंग में क्या किसी से कवर होती है सर? स्मॉल सेविंग में ना जो पोस्ट ऑफिस में नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एनएससी, किसान विकास पत्र केवीपी, ये जो भी अलग अलग टाइप के बॉन्ड सर्टिफिकेट जो चलते हैं ना, जिनसे सरकार लोगों से थोड़ा थोड़ा पैसा मंगाती है, मतलब ये किसके लिए होते हैं पता है? जो मेरे और आप जैसे गरीब लोग, जो आप तो गरीब नहीं होंगे, जो मेरे जैसे गरीब लोग जो थोड़ा बहुत पैसा कहीं इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचते हैं, जो सेफ रहें। जैसे हमने सरकार का एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीद लिया, केवीपी किसान विकास पत्र में पैसे लगा दिए, ताकि हमें रहे कि हाँ ये पैसा हमारा सेफ रहेगा, ये डूबेगा नहीं कहीं पे भी, हमें वहाँ पे इंटरेस्ट की इनकम होती रहेगी। तो ये जो लोगों से थोड़े थोड़े पैसे मांगती है ना सरकार कि भैया आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो, पोस्ट ऑफिस में जाके वहाँ पे खरीद लो, ताकि आपको पैसे आप पैसे सरकार के पास पहुँचा सको, तो वो भी सरकार के लिए कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि वो सरकार की लायबिलिटी को इंक्रीज कर देगा। कैसे इंक्रीज कर देगा? आज तो सरकार को आपने पैसे दे दिए, मान के चलो किसान विकास पत्र 10 साल का था, 10 साल के बाद वो पैसे मेरे को विद इंटरेस्ट सरकार वापस देगी, तो मैं गवर्नमेंट के लिए क्रेडिटर बन जाऊंगा। क्यों बन जाऊंगा? आज तो मैंने पैसे दे दिए, 10 साल के बाद जब वो एनएससी, वो केवीपी मैच्योर होगा तो मुझे विद इंटरेस्ट वो पैसा गवर्नमेंट वापस रिटर्न करेगी। तो फ्यूचर में जिसको पैसे देने हो उसी को तो लायबिलिटी बोलते हैं ना, देनदारी वही तो होती है। हाँ जी सर। अब देखो आगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर दूसरा पार्ट क्या होता है इसका? हर बजट के 2 पार्ट होते हैं, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट वाला पार्ट हमने कवर कर लिया, एक्सपेंडिचर वाले को देखते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसको हम कैपेक्स भी बोलते हैं, शॉर्टकट में आपने बहुत जगह
जब भी आप CNBC आवाज़, जी बिजनेस वगैरह, अगर आप ऐसे बिजनेस न्यूज़ चैनल देखते हो तो वहाँ पे कैपेक्स होता है। कैपेक्स, वो कैपेक्स क्या होता है सर? देखो, कैपेक्स का मतलब वो एक्सपेंडिचर या तो उससे एसेट इंक्रीज हो जाए या लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाए। सर मतलब क्या होता है इसका? हिंदी में समझाना एग्जांपल देके। अगर गवर्नमेंट कोई स्कूल बनवाती है, कोई रोड बनवाती है, कोई हाईवे बनवाती है, मेट्रो का काम करवाती है, कोई हॉस्पिटल बनवाती है, अगर कोई नई डिपार्टमेंट के अंदर कोई बिल्डिंग बनवाती है, उससे क्या होता है? वो बिल्डिंग, वो हाईवे, वो हॉस्पिटल, वो स्कूल, वो सरकार की एसेट बन जाती है, जुड़ जाती है उसकी एसेट में, तो उससे उसकी एसेट इंक्रीज हो गई ना। अगर ऐसे कोई भी खर्चे अगर गवर्नमेंट करती है, वो कैपेक्स में आते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। दूसरा कौन सा पार्ट होता है इसका? एक्सपेंडिचर, लाइबिलिटी वाला पॉइंट। लाइबिलिटी क्या होती है? अगर गवर्नमेंट अपनी लोन की रीपेमेंट कर देती है, रीपेमेंट मतलब सरकार ने अमेरिका से लोन लिया हुआ था, एग्जाम्पल, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल मान के चलो, अगर गवर्नमेंट ने अमेरिकन गवर्नमेंट से लोन लिया हुआ है और उस लोन को रीपे कर देगी, उस लोन को लौटा देगी, वापस कर देगी, तो अब सरकार की लाइबिलिटी कम हो गई ना। लाइबिलिटी मतलब अब पे नहीं करना ना। मान के चलो 1000 करोड़ का लोन था, उसमें से सरकार ने ना 400 करोड़ का लोन दे दिया, वापस पैसे दे दिए किसको? अमेरिका को। तो अब लाइबिलिटी कितने की बची? सर पहले 1000 करोड़ का था, 400 कम हो गया, 600 करोड़ का बचा। तो इसका मतलब अब लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई ना। ऐसा कोई भी खर्चा, कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिससे एसेट इंक्रीज या फिर लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। वो इसी लिखी हुई है यहाँ पे एग्जाम्पल। ये क्या लिखा हुआ है? एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल, हाईवे, या फिर रीपेमेंट ऑफ लोन। प्रिंसिपल अमाउंट की बात कर रहा हूँ, इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा। इंटरेस्ट अगर पे करूंगा ना तो वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएगा। लास्ट वाली क्लास में ना आपको बड़े अच्छे से एग्जांपल देके समझाया था। यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है वो आपको प्रिंसिपल पेमेंट करने का एग्जांपल दिया है। तो अगर मैं लोन की पेमेंट कर रहा हूँ और उसमें प्रिंसिपल, मूलधन की पेमेंट कर रहा हूँ, तो वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट बनेगा। एसेट का इंक्रीज होना, लाइबिलिटी का डिक्रीज हो जाना, ये आपका होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल बजट के 2 पार्ट पढ़े, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल रिसिप्ट के हमने 3 पार्ट पढ़े, बोरोइंग, उसके बाद में रिकवरी ऑफ लोन और अदर रिसिप्ट। कैपिटल एक्सपेंडिचर का कोई पार्ट नहीं था। आपकी बुक में जरूर हो सकता है प्लान और नॉन प्लान, वो चलेगा, मतलब उतना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बाइफरकेशन मेरे को इंपॉर्टेंट नहीं लगती कि प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर। लास्ट 8-10 अटेम्प्ट के क्वेश्चन देखोगे ना तो एक बार भी ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। एक चीज और, बोरोइंग पे मैं अभी स्टार मार्क कर रहा हूं। बोरोइंग बहुत इंपॉर्टेंट कैपिटल रिसीट है जो आगे कई बार काम आएगी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में। तो इसको जब आप नोट्स अगर बना रहे हो या इसकी PDF अगर आपके पास है, उसकी अगर फोटोकॉपी वगैरह आपने रखी हुई है तो उस पर भी स्टार मार्क कर लेना, ये आगे बड़े काम आने वाली है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।